External Affair Insights। जब भी हम आज के समय दुनिया में फैल रहे आतंकवादी घटनाओं के बारे में बात करते हैं या फिर दुनिया में हो रहे भीषण आतंकवाद के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जिस भी स्थान का नाम आता है वो है पाकिस्तान। दरअसल जिस प्रकार से बीते दशक में पाकिस्तान में जिस प्रकार से लगातार आतंकी घटनाएं घटी हैं और जिस प्रकार से आज के समय आए दिन पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है तथा जिस प्रकार से दुनिया में होने वाली हर एक आतंकवादी घटना की तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसके वजह से आज के समय पाकिस्तान आतंकवाद का एक पर्याय बनकर के रह चुका है। दुनिया की ज़्यादातर आतंकवादी संस्थाएं, चाहे वो लश्कर तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी माना जाने वाला ओसामा बिन लादेन की अलकायदा हो, इन सभी को कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही शरण दे रखा था। और इसीलिए आज के समय दुनिया में हो रही अलग अलग आतंकवादी घटनाओं के लिए पाकिस्तान एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ग्राउंड भी बन चुका है। दुनिया में फैले आतंकवाद का पाकिस्तान ही एक बर्थ प्लेस के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन हम आज पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम दुनिया के एक ऐसे कोने के बारे में बात करेंगे जो कि आज के समय आतंकवाद से जूझ रहा है और वहाँ पर जिस प्रकार से लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है, आज वहाँ होने वाली भीषण आतंकवादी घटनाओं की वजह से यह देश पाकिस्तान जैसे देश को भी पीछे छोड़ चुका है। निश्चित तौर पर यह सुनने में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात हो सकती है, लेकिन आज के समय यह हकीकत है कि इस देश में आतंकवाद इस प्रकार से फैला है कि यह दुनिया का एक नर्क बनकर के उभरा है। यह कहानी है एक ऐसे देश की जिसके बारे में दुनिया बात तक भी नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर इनसाइट, जहां पर दुनिया में होने वाली अलग अलग जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट्स का विश्लेषण करके आपके सामने लाया जाता है। यहां आने वाली वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ यह इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपकी नॉलेज को एनहांस करने में भी मददगार हो सकती है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यहाँ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फोकस करते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं, इस देश के एक अंचल में वहाँ के आम नागरिक अपने गांव और अपने अंचलों की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। उन्हें अपने गांव और अपने अंचलों को रेडिकल जिहादियों से बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज यहाँ के लोग राइफल्स, चाकू और भाले जैसे हथियारों के साथ इन जिहादियों से लड़ना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पर्सनल्स भी इन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इस देश की सरकार का इन सभी एरियाज़ में कोई कंट्रोल भी नहीं है और ऐसी स्थिति में वहाँ के लोकल लोगों को ही अपने एरिया की सुरक्षा करनी पड़ रही है। ये लोग मॉडरेट इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। इन्हें मुख्यतः सूफ़ी या मलिकी कहा जाता है और इसीलिए ये लोग आज के समय रेडिकल जिहादियों के टारगेट पर आ चुके हैं। ये है अफ्रीका का साहेल रीजन। जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं ये देश है बुर्किना फासो। और अभी कुछ महीनों पहले ही आई एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि बुर्किना फासो आज के समय अपने देश में हो रही आतंकवादी घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसे देश को पछाड़ते हुए भी सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाओं वाला देश बन चुका है। तो इसी बात से समझा जा सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार से रेडिकल जिहाद और आतंकवाद फैल चुका है कि यह पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाओं के लिए नंबर 1 रैंक पर आ चुका है। लेकिन आखिर किन कारणों की वजह से यह देश आतंकवाद की गिरफ्त में आ चुका है और क्यों आज के समय आतंकवाद ने इस देश को दुनिया का नर्क बना करके रख दिया है, तो इसका उत्तर है इस देश में लंबे समय तक हुए फॉरेन पावर्स के पावर इन्फ्लुएंस का। अगर देखा जाए तो बुर्किना फासो लंबे समय तक फ्रांस का एक कॉलोनी रहा था, लेकिन साल 1960 में यह फ्रांस से आज़ाद होकर के एक सॉवरेन कंट्री बना। हालांकि आज़ादी मिलने के बाद भी यहाँ पर सिचुएशंस लगातार बिगड़ती ही चली गई। आज़ादी के बाद यहाँ पर कोई स्थायी सरकार देखने को नहीं मिली और यहाँ पर कई बार तख्ता पलट देखने को मिला। इनफैक्ट यदि अभी भी हम देखें तो इस देश में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है और आज भी वहाँ पर मिलिट्री रूल ही चल रहा है। यहाँ पर कई बार तख्ता पलटों के बाद कोई सरकार आई भी तो वो भी एक डिक्टेटरशिप ही साबित हुई।
लेकिन इस दौरान इस देश में डेवलपमेंट्स ना के बराबर हुई और इसके स्थान पर लगातार करप्ट गवर्नमेंट्स की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे समस्याएं लगातार बढ़ती हुई दिखी और इसने कहीं ना कहीं सिचुएशन को और भी ख़राब करने का ही काम किया। और इन सब के बीच फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस ने भी इस देश में फैल रहे आतंकवाद को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई। दरअसल 1979 के बाद से सऊदी अरब ने जिस प्रकार से रेडिकल वहाबी इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए फंडिंग्स प्रोवाइड की, उसके वजह से भी बुर्किना फासो में सऊदी अरब के द्वारा वहाबी इस्लाम को फैलाने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में फंडिंग्स की गई। और इन्हीं फंडिंग्स के दौरान बुर्किना फासो जैसे देशों में वहाबी इस्लाम को फैलाने के लिए हज़ारों की संख्या में मदरसे बनाए गए। इन मदरसों ने वहाँ के ग्रामीण इलाकों में एक बड़े तबके को काफ़ी हद तक रेडिकल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इन्हीं सभी वजहों से बुर्किना फासो में आबादी का एक बहुत बड़ा तबका काफ़ी हद तक फंडामेंटलिस्ट थॉट्स रखने लगी और बाद में चल कर के वहाँ पर कई अलग अलग फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और आतंकवादी संस्थाएं भी पैदा हुई। और इन्हीं आतंकवादी संस्थाओं ने बाद में चल कर के बुर्किना फासो में एक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास किया और बुर्किना फासो में शरिया कानून लगाने और इस्लामिक सरकार बनाने के उद्देश्य से आतंकवाद को फैलाने का काम किया। बीते वर्षों में बुर्किना फासो में रही इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस और हाई करप्शन की वजह से वहाँ के युवा अपने सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे और साथ ही साथ लगातार बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ने वहाँ के युवाओं को ऐसे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के लिए भी मजबूर किया। और इन्हीं रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने के बाद से ये युवा काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुके हैं। आज के समय इन सभी आतंकवादी संस्थाओं को बाहरी देशों से भी फंडिंग्स प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि अब इन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। आज के समय बुर्किना फासो में अल-कायदा और ISIS से इंस्पायर्ड कई अलग अलग आतंकवादी संस्थाएं बन चुकी हैं और ये हर साल बुर्किना फासो में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुर्किना फासो में जून 2022 में हुए आतंकवादी घटना में तकरीबन 55 लोग मारे गए थे। ठीक उसी प्रकार से साल 2024 में बरसालागो शहर में हुए एक आतंकवादी घटना में 600 लोग मारे गए। उसी साल JNIM जैसी आतंकवादी संगठन के एक आतंकवादी वारदात में 100 और लोग मारे गए थे। आज के समय बुर्किना फासो में स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है। आज के समय इस देश में रेडिकल जिहाद और ह्यूमैनिटी के बीच एक संघर्ष देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम यही आशा करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर स्थिति सुधरती हुई दिखाई दे। लेकिन बुर्किना फासो में स्थिति को सुधारने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी आवश्यकता होगी। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन और UN पीस कीपिंग जैसे फोर्सेस को भी डिप्लॉय करने की आवश्यकता होगी। यदि आगे चल करके बुर्किना फासो में डेवलपमेंट्स किए जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाता है तो हो सकता है वहाँ के युवा ऐसे रेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन ही ना करें। आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में स्थिति सुधरती हुई ही दिखाई देगी। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और आपके इस विषय में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके विचारों को जानना चाहेंगे। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है कि बुर्किना फासो जैसे देश में बढ़ रहे आतंकवाद के क्या कारण है और बुर्किना फासो में आतंकवाद को रोकने के लिए किस प्रकार के फ्यूचर पॉलिसीज़ ज़रूरी होंगी और इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर सही से लिख पाएंगे। यदि आपके कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारे वीडियोस के रीच को बढ़ने में थोड़ी मदद मिल सके। तो आज बस इतना ही। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।